वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। अच्छा, आप लोग यहां पर भ्रमित मत होइएगा। जियोग्राफी विषय अगर आपका है, आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं यानी 5th सेमेस्टर में आप हो, ठीक है, तो आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। पहले पेपर में हम लोगों को क्या पढ़ना था भाई? पहले पेपर में हम लोगों को पढ़ना था रीजनल ज्योग्राफी के बारे में, मतलब क्षेत्रीय भूगोल के बारे में। तो ये पेपर 1 था जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर, मतलब ये जो है एक प्रकार से सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगला जो सिलेबस है आपका पेपर 2 का, उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? उसमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। जीआईएस क्या है भाई? जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो रिमोट सेंसिंग की मूल बातों को समझेंगे और भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो विधिवत तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बाकी चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। तो बीए बीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पेपर 2 बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए पासिंग मार्क्स की, तो 100 नंबर में से आपको यहाँ पर 40 नंबर लाने होते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ओके। अब चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, यूनिट 1 यानी इकाई 1 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में भाई? यूनिट 1 के अंतर्गत हमको पढ़ना रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं सबसे पहले ही जानेंगे, यानी रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन माने होता है परिभाषा। टाइप समझेंगे, टाइप माने होता है प्रकार, तो रिमोट सेंसिंग के प्रकार जानेंगे। इसके बाद में स्कोप, रिमोट सेंसिंग का विषय क्षेत्र या रिमोट सेंसिंग का जो दायरा है, जो क्राइटेरिया है, उसको जानेंगे। स्कोप मतलब विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब कि ऐतिहासिक विकास समझेंगे हम रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। तो उपग्रहों के प्रकार को हम समझेंगे, ठीक है। उपग्रहों के प्रकार को हम समझेंगे। सैटेलाइट के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गई इकाई नंबर 1। इकाई 2 में जैसे हम प्रवेश करेंगे, इकाई 2 में हम लोगों को पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में हमको पढ़ना है, जानना है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से रिमोट सेंसिंग जो होती है बड़े अच्छे तरीके से काम करती है। तो इसकी विशेषताओं को यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। इसके अलावा स्पेक्ट्रल रीजन्स एंड बैंड्स, जो एक प्रकार से वर्णक्रमीय क्षेत्र या बैंड्स हैं, स्पेक्ट्रम जिसको आप कहते हैं, स्पेक्ट्रम एक कलरफुल एक प्रकार से, तो स्पेक्ट्रम पूरा हम समझेंगे, ठीक है। वर्णक्रमीय क्षेत्र समझेंगे। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, मतलब रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया या रिमोट सेंसिंग के चरण, उसको जानेंगे, ठीक है। विधिवत तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम लोग इकाई नंबर 3 में प्रवेश करेंगे। इकाई 3 में हमको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह के बारे में हमको जानना है। अब इसमें प्लेटफार्म एंड सेंसर्स जो होते हैं, यानी कि जो प्लेटफार्म होते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह छोड़ने के, वो और ख़ास करके जो सेंसर होता है, सेंसर आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो सेंसर्स जो होते हैं, जैसे रिमोट सेंसर के माध्यम से काम करता है। कार का रिमोट जो होता है आप दूर से ही दबाते तो बटन काम करती, टीवी का रिमोट हो गया, तो इसी प्रकार से सेंसर के माध्यम से काम करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा रेजोल्यूशन के बारे में समझेंगे। रेजोल्यूशन को एक प्रकार से रेजोल्यूशन ही कहते हैं। तो रेजोल्यूशन में खास करके जो है स्पेशल जो होते हैं, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा यानी स्थानिक, इसके अलावा स्पेक्ट्रल, इसके अलावा फिर टेम्पोरल, तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेशल जो है स्पेक्ट्रल और टेम्पोरल, तो ये सब क्या हैं? ये सब एक प्रकार से रेजोल्यूशन के प्रकार हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा रेडियोमेट्रिक भी, ये भी एक जो है क्या है, एक प्रकार से जो रेजोल्यूशन होता है उसका ही प्रकार है। तो ये सब रेजोल्यूशन है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, किस कौन कौन से रेजोल्यूशन के बारे में। स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा
स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल और रेडियोमेट्रिक। तो ये इन सभी रेजुलेशन के बारे में जानना है। इसके बाद में इकाई नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। इकाई 4 में हमको पढ़ना है रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस, मतलब रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग और उनके अनुप्रयोग के बारे में हमको जानना है। एप्लीकेशंस माने अनुप्रयोग हो गया, प्रोसेसिंग माने डाटा प्रोसेसिंग मतलब डाटा प्रोसेसिंग, डाटा की जो प्रक्रिया होती है वो, और रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशंस, यानी रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग और उनके प्रयोग के बारे में, यानी प्रयोग हम देखेंगे उनके। इसके अलावा विजुअल एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, मतलब दृश्य और डिजिटल जो छवि प्रसंस्करण तकनीकी हैं, जो एक प्रकार से जो डिजिटल हैं, इसके अलावा विजुअल हैं, तो उन इमेज के बारे में, उन फ़ोटो के बारे में देखेंगे। प्रोसेसिंग टेक्निक्स मतलब उनके एक प्रकार से जो प्रसंस्करण तकनीकी हैं उनको आगे बढ़ाने की, विजुअल और डिजिटल इमेज को, उनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 5 में हमको पढ़ना है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के बारे में। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस इन अर्बन प्लानिंग, मतलब शहरी नियोजन में रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग का प्रयोग एक प्रकार से शहरी नियोजन में कैसे किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की दृष्टि से एग्रीकल्चर में देखेंगे कि भाई कृषि में रिमोट सेंसिंग का उपयोग। इसके अलावा फॉरेस्टरी में, फॉरेस्टरी मतलब होता है वनिकी जिसको कहते हैं, वन, ठीक है। इसके अलावा लैंड यूज मतलब भूमि उपयोग के लिए। इसके अलावा आब्लिक लैंड कवर मैपिंग, मतलब भूमि कवर मानचित्रण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, खास करके रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके अलावा ओशियन स्टडीज़ में, समुद्री अध्ययन में, और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में। समुद्री अध्ययन, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन, और भूमि कवर मानचित्रण, भूमि उपयोग, और समुद्री अध्ययन, वनिकी, कृषि, ठीक है। इन सब शहरी नियोजन, इन सभी में एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग का बहुत ही उपयोग होता है, अनुप्रयोग होता है। तो उन्हीं उपयोगों और अनुप्रयोगों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इकाई नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है। छठी इकाई में हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू GIS, डेफिनीशन, कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ GIS। हमको GIS का परिचय समझ लेना है। GIS मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या होती है इसको समझना है। इसकी परिभाषा को हमको समझना, डेफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट माने अवधारणा को समझ लेना है। एंड हिस्ट्री ऑफ GIS मतलब जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली का इतिहास हमको समझ लेना है, यानी GIS का इतिहास समझना है हमको। तो ये आपको पढ़ना है इकाई नंबर 6 में। इकाई नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है भाई? इकाई नंबर 7 में हम लोगों को पढ़ना है, देखिएगा, इकाई नंबर 7 में पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल्स फॉर GIS, मतलब GIS के लिए कंप्यूटर के जो सिद्धांत है, खास करके बुनियादी सिद्धांत है, उनके बारे में हमको जानना है। जो फंडामेंटल्स है कंप्यूटर के, जैसे फॉर GIS मतलब GIS के लिए कंप्यूटर के सिद्धांत या कंप्यूटर के बुनियादी सिद्धांत। GIS मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए कंप्यूटर के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। जैसे कि और इसके अलावा GIS पैकेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। GIS पैकेजेस मतलब होता है एक प्रकार से जो GIS से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसमें लाइक मतलब होता है जैसे में ARCGIS क्या है? ARCGIS ये क्या है? ArcGIS जिसको कहते हैं। तो ArcGIS जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ERD मतलब कि जिसको बोलते हैं एरडास की फुल फॉर्म होती है अर्थ रिसोर्स डेटा एनालिसिस सिस्टम, इसको बोलते हैं एरडास, ठीक है। ई मतलब होता है अर्थ, आर माने रिसोर्स, डी माने डेटा, और ए माने होता है आपका एनालिसिस, और एस माने होता है सिस्टम, यानी कि अर्थ रिसोर्सेज डेटा एनालिसिस सिस्टम, ये एरडास का फुल फॉर्म होता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा QGI ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जो कि एक प्रकार से खास करके क्वांटम GI बोलते हैं इसको, GIS। तो क्वांटम मतलब बोलते हैं इसको, क्यों मतलब होगा क्वांटम, जी माने होगा जियोग्राफिक, और आई मतलब होगा इंफॉर्मेशन, और यस यहाँ पर लिख करके सिस्टम हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये है, तो समझ में आपके आ रहा होगा। तो इन सभी के बारे में, सब सॉफ्टवेयर है उनके बारे में हमको जानना है। इसके बाद में इकाई नंबर 8 में हम लोगों को क्या पढ़ना है?
कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में समन्वयात्मक प्रणाली या समन्वय प्रणाली। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी समन्वय प्रणाली के बारे में जानना है। इसके अलावा डेटम, डेटम माने होता है एक प्रकार से डेटम ही, तो डेटम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा रेस्टर के बारे में समझेंगे। रेस्टर जो होता है जिसको चित्र रेखापुंज कहते हैं, तो रेस्टर के बारे में समझेंगे। एंड वेक्टर डाटा, तो वेक्टर डाटा के बारे में भी चर्चा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है खास करके रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जानना है। ठीक है, तो ये इतना आपको पढ़ना है पेपर 2 में। तो ये आपको कठिन ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूँगा इन चैप्टर्स के बारे में, तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो गया। और बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में ही आपको तीसरे पेपर में आपको यानी खास करके जो प्रैक्टिकल वाला होता है उसमें आपको क्या पढ़ना है, टूर एंड टूर रिपोर्ट के बारे में आपको जानना जियोग्राफी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको 4 इकाई पढ़नी है, वैसे तो एक ही इकाई दी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हो, उसी में से आपको पढ़ लेना है, इसी में से आएगा। ठीक है, इसके अलावा 5th सेमेस्टर में दूसरा है आपका, ये भी प्रैक्टिकल दूसरे पेपर का है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1, ये आपको पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 6th सेमेस्टर में फिर आप जब जाएंगे तो 6th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में 6th सेमेस्टर में ही अब आप जब जाएंगे तो दूसरे पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट। ठीक है, भौगोलिक विचारधाराओं के इतिहास के बारे में आपको जानना है। तो इस प्रकार से ये जो 6th सेमेस्टर वाला है इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा भी रखा है। और इसके बाद में प्रैक्टिकल में आपको 6th सेमेस्टर में रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में ही आपको पढ़ लेना। तो 5th सेमेस्टर में आप जीआईएस वाला बढ़िया तैयार कर लीजिएगा, चूँकि प्रैक्टिकल में आपके वही सिलेबस शामिल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। प्रोजेक्ट पेपर में 2 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मतलब वही सब प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट 2 आपको तैयार करने होते हैं जियोग्राफी में, चूँकि जियोग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, इसीलिए। ओके, चलिए फिर धन्यवाद। इस प्रकार से आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो 5th सेमेस्टर का सिलेबस मैंने दोनों पेपर का दे दिया है, बस क्लासेस लेनी बाकी है, मैं क्लासेस ले लूँगा, मॉडल पेपर्स आपको दे दूँगा, सब प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी वीडियोस, मतलब यूट्यूब पर अवेलेबल होती रहेंगी। रात के 8 या 9 बजे हमारी क्लासेस लाइव होती हैं, तो रात 8 या 9 बजे आप ज़रूर आएँ। अभी मैं आपको बता दूँ कुछ दिनों के लिए क्लासेस हमारी शायद उतनी धुआंधार तरीके से नहीं हो पाएंगी, चूँकि हमारे पेपर हैं 4-5 दिन लगातार। मतलब आपको बता दूँ हमारे पेपर, अब एक पेपर हमारा 21 को पड़ेगा, एक पेपर हमारा 23 को पड़ेगा, फिर बीच में कुछ दिन छुट्टियां रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पेपर पड़ेंगे 29 को और 31 को। तो 31 तक आप मान करके चलो कि जो है थोड़ा बहुत क्लासेस इधर उधर हो सकती हैं। उतना ज़्यादा मैं जो है उतना ज़्यादा तीव्र गति से या उतने अधिक वीडियोस नहीं आपको दे पाऊँगा, हो सकता है। तो बस इतने दिन के लिए हमको माफ़ करिएगा, करबद्ध जोड़ करके, मतलब हाथ जोड़ करके आपसे यही प्रार्थना है कि बस आप लोग इतने समय के लिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। इतने समय में थोड़ा सा हो सकता है मैं आपके जो है पहलुओं पर खरा ना उतर पाऊँ, चूँकि इस समय हमें बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, हमारे खुद के पेपर लगे हुए हैं, 4 पेपर हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमको भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हो सकता है उतना ज़्यादा मैं एक प्रकार से आपके लिए मेहनत ना कर पाऊँ जितना मैं पहले करता था। ठीक है, खाली समय में करता था। और जैसे ही 31 तारीख बीतता है उसके बाद में मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद में आपकी 5th सेमेस्टर की क्लासेस एकदम से धुआंधार तरीके से प्रारंभ करवा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग जो है ये 21 से लेकर के 31 तक का जो समय है, ये 10-11 दिनों का समय, ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत परिश्रम का समय है। इसमें मेरी परीक्षा खुद के लिए अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब हमको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वीडियोस भी बीच बीच में आपको मैं देता रहूँगा, कोशिश यही रहेगी कि आपको वीडियोस मिलती रहें किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा भी आप मैनेज करिएगा। और वीडियो जो पुरानी वीडियोस हमारी हैं, जो हमारे 2nd सेमेस्टर के साथी थे, उनके लिए बता दूं कि 3rd सेमेस्टर की वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको देख लीजिएगा। जो हमारे साथी इंटर पास करके आए उनके लिए 1st सेमेस्टर की वीडियो पहले से अवेलेबल है, उनको देख लीजिएगा। और जो हमारे जो है 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ थे उनके लिए 5th सेमेस्टर का सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन 5th सेमेस्टर या 3rd ईयर वाली जो वीडियोस होंगी, अधिकतर वीडियोस हमारे जो 3rd ईयर की क्लासेस हमने ली थी पहले, उसमें आपको मिल जाएंगी ईयरली एग्जामिनेशन में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्द ही आ जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी क्लासेस कुछ होती रहेंगी जो मैं व्यवस्थित कर पाऊँगा, वो क्लासेस आपकी होती रहेंगी। बाकी जो है
कुछ के लिए मैं आपसे क्षमा ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है इस बीच में, मतलब कि मैं नहीं आपके बीच में आ पाता हूँ, उपस्थित हो पाता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं पहले से अपना रीज़न आपको बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर सब्र और थोड़ा सा एक प्रकार से धैर्य धारण करना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा आपके लिए व्यवस्थित अध्ययन करवाता रहा है और करवाता रहेगा। तो बस आपको पिछले 10 मतलब जो अगले 10 दिन आने वाले हैं, इनमें आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना है और आसानी से बने रहना है चैनल पर, ठीक है। वीडियोस पुरानी वीडियोस को ही देखना है, बंद मत करिएगा वीडियोस देखना, आप देखते रहिएगा। बाकी मैं क्लासेस लेता रहूँगा, मतलब जब भी हमें टाइम मिलेगी लाइव क्लासेस या कुछ चीज़ें और मैं वीडियो देता रहूँगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी उतने व्यवस्थित तरीके से मैं आपको क्लास हो सकता है ना दे पाऊँ, ठीक है। ये बात मैं आपसे बोलना चाह रहा था। चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।